गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए आपका रेफरेंस वेरिएबल साथ स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट याद है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का? यस सर, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस मतलब कॉल बाय वैल्यू में तो डायरेक्टली सर हम डाटा टाइप के साथ वैल्यू को सर हम मतलब एज ए रेफरेंस सर वैल्यू पास करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मतलब कि सर वैल्यू के थ्रू सर हम मतलब फंक्शन को जो कॉलिंग करें एग्जैक्टली। या फिर पैरामीटर सेंड। एंड रेफरेंस में सर हम सर एड्रेस को सेव करते हैं, बट सर रेफरेंस वाला ज़्यादा यूज नहीं किया करें। अच्छा, तो एक्चुअली देखिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सी प्लस प्लस में, ठीक है, सी में भी नहीं है। सी प्लस एक मतलब नया कॉन्सेप्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ है जो आपको जावा में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ तीनों ट्रायल हो जाएगा हमारा, है ना, तीनों का तीनों यूज हो जाएगा। तो वही एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं और उसके थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं। तो सर वो टाइम वाला में रह गया तो उसके बाद करेंगे। हाँ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके बाद कर लेते हैं, ये फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सर मैं कर हाँ हाँ, बोले बोले। सर इसके बाद टाइम वाला प्रोग्राम हाँ तो हाँ मतलब से ये जल्दी हो जाएगा, इसके बाद टाइम वाला प्रोग्राम करेंगे। हाँ, इसके बाद उसमें जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगी जल्दी से। यस सर। तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल int add ऐड करके ना, इस तरह से एक फंक्शन बना लिया जिसमें ऑब्वियसली 2 पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे, int x and int ये y सी शार्प सपोज। में तो सर यस सर, ये ये तो नहीं, सर ये भी सी प्लस में चल ये रहा है, ठीक है। सी प्लस प्लस में कर हाँ, रहे ये हैं। सी प्लस में करेंगे बिकॉज वो कॉन्सेप्ट सी प्लस में ही है, सी शार्प में नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो सर सी शार्प में बस वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है। नहीं, एक तरह से वैलिड नहीं है क्वेश्चन, बट समझ लेना अच्छा है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक एक तरह कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता है सी प्लस में, है ना, कि ऐसा भी कुछ होता है। और इसका प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, int add। तो देखिए अभी तक ये फंक्शन जो है कॉल बाय वैल्यू की तरह चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं z के नाम से, एंड ये सिंपली रिटर्न x प्लस वाई कर देते हैं। अब देखिए बाकी इनपुट लेने ये सब काम यहाँ पे कर लेते हैं, int a, b, c, इस तरह से। और सी आउट, अब देखिए नॉर्मली हम c का वैल्यू निकालते थे a प्लस बी करके, है ना। तो बट दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो c का वैल्यू होगा वो कहाँ से आएगा, वो इस फंक्शन से आने वाला है, c इज इक्वल टू ऐड को हमने कॉल किया एंड वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b टू द फंक्शन ऐड। उसके बाद में सी आउट द सम इज सी। तो देखिए प्रोग्राम में कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन, बट हम लोग खाली वो कॉन्सेप्ट समझना है इसलिए, ठीक है। तो अभी ये जो कॉल हमने यहाँ पे यूज किया वो तो कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है। तो आप कॉल बाय रेफरेंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद में आते हैं रेफरेंस वेरिएबल पे आते हैं। तो कंपाइल करने के लिए g++ को कॉल करेंगे हम लोग एंड reference.cpp, आउटपुट फाइल का नाम reference.out।
एक्चुअली बोल रहा है सी आउट और सी इन नहीं मिला, तो एक लाइन हमने ओमिट किया यहाँ से, नेम स्पेस हमने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, ये गलती से ही आ गया। चलिए कंपाइल रन करने के लिए ./reference.out, प्लीज एंटर नंबर 5, प्लीज एंटर अनदर नंबर 6, द सम इज 11, है ना। तो प्रोग्राम में कोई खास नहीं है, बस खाली कॉल्स हम लोग को समझ लेना है। तो अभी क्या था, अभी हमने कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल किया। अगर हमको कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल करना है, जो सी का रेफरेंस था, ठीक है, सी में जिसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते थे, वहां क्या करेंगे हम लोग, वी विल यूज इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई वी विल यूज पॉइंटर्स, है ना। हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और पॉइंटर्स तो नॉर्मल वैल्यू रख नहीं सकता अपने अंदर में, उनको एड्रेस चाहिए होगा पॉइंटर को, है ना। सो वी हैव टू सेंड द एड्रेस ऑफ ए एंड बी ओवर देयर, है ना। तो ए का एड्रेस और बी का एड्रेस हम लोग सेंड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ प्रोटोटाइप भी हमको चेंज करना पड़ेगा, तो लाइक दिस। तो ये क्या था, ये कॉल बाय रेफरेंस हमारा सी के लेवल पे। तो काम बिल्कुल वैसे करेगा, कोई फर्क नहीं, 10 + 20 = 30, है ना, काम एकदम वैसे करेगा। लेकिन देखिए तरीका बदल गया है, ठीक है। तो सी प्लस में क्या है, 3 टाइप का कॉलम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस। सी प्लस में, है ना, सी प्लस में। तो सी में ये 2 था, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। और सी प्लस में एक और ऐड कर दिया गया, कॉल बाय एड्रेस एक्चुअली में। तो जो हमारा सी प्लस सी में हमने सीखा था कॉल बाय रेफरेंस के नाम से, जहां हम पॉइंटर यूज करते थे, उसको ये बोला जाता है अभी कॉल बाय एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज आप कॉल में देखिएगा, तो कॉल में आपने क्या किया, कॉल में आपने एड्रेस का प्रयोग किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ठीक है, कॉल में क्या किया आपने, एड्रेस का प्रयोग किया है ना, ठीक है। तो इन द डेज ऑफ सी हम इसको क्या बुलाते थे, हम रेफरेंस भी बुलाते थे एड्रेस को, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। बट इन केस ऑफ सी प्लस प्लस थोड़ा सा चीजें चेंज हो गया है। जैसे जब आप सीधे वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, आप वेरिएबल का वैल्यू या कोई कांस्टेंट पास करते हैं, तो आप ये यूज करते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। बट कॉल बाय एड्रेस का मतलब हो गया आप पॉइंटर यूज करते हैं वहां पे, है ना, ठीक है, यू यूज पॉइंटर, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब हो गया आप रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, आप रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ये रेफरेंस वेरिएबल इज नथिंग बट अ वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल होता है जो कि एलियस बन जाता है, ठीक है, अ वेरिएबल दैट एक्ट्स। प्लस प्लस में कई इंट्रोड्यूस देखे थे सर। हाँ, उसमें छोटा सा पोर्शन होगा शुरू में रेफरेंस वेरिएबल का, ठीक है। तो एक वेरिएबल होता है जो कि एलियास एलियस, है ना, ठीक है, ऑफ अनदर वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर में जब आप कंपाइलर वगैरह पढ़िएगा ना, तो एक टेबल मेंटेन होता है, इसको सिंबल टेबल बोला जाता है एक्चुअली में, ना। तो जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम को जब फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, तो वो क्या करता है, जितना सिंबल्स वहां से मिलता है उसको उठा के जाके उस सिंबल टेबल में डाल देता है, ठीक है। तो सिंबल टेबल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि वहां पे क्या होगा, सिंबल का नाम होगा, ठीक है, और उसका टाइप होगा किस तरह का है, और उसके बाद में उसका लोकेशन होगा, ठीक है, उसका लोकेशन होगा, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है मेरे पास में ए, ठीक है, जिसका टाइप है आईएनटी में भी, है ना, और उसके बाद में उसका कुछ लोकेशन दे दिया। तो नॉर्मली लोकेशन इस तरह से होता है 0x, है ना, एंड समथिंग, कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा, ठीक है। तो 88FF99 ऐसे करके कुछ हेक्साडेसिमल नंबर होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरा वेरिएबल होगा तो उसका दूसरा लोकेशन होगा, ठीक है, सम अदर लोकेशन जो कि आसपास में नॉर्मली रहता है। तो जैसे 99 है तो मे बी लेट्स से समथिंग एल्स, ठीक है, 66 ऐसे करके इसी के आसपास में कहीं पे रहेगा। नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ वेरिएबल जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बुलाते हैं, जिसको ऐसे डिनोट होता है, इस तरह से डिनोट होता है, एनी नेम कैन बी गिवन टू इट, ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। टाइप दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये असल में एक दूसरा वेरिएबल को डिनोट करता है असल में, ठीक है। ये एलियस होता है एक दूसरा, जैसे अगर मैंने इसको इसका एलियस बना दिया, एक है ना, सो व्हाट विल हैपन इज इसका और उसका एड्रेस दोनों का सेम रहेगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब आप इस एड्रेस को इस नाम से भी कॉल कर सकते हैं, और यू कैन कॉल दिस एड्रेस बाय दिस नेम आल्सो, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये होता है असल में रेफरेंस वेरिएबल। तो पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे इसका अपना कोई स्टोरेज नहीं, रिमेंबर, ठीक है, इसका अपना कोई स्टोरेज नहीं है, ये
पॉइंट कर रहा उसी लोकेशन पे, देखिए है ना, दोनों का लोकेशन एक ही है, बस खाली इस टेबल में ये लोग का अलग अलग नाम है, देखिए इसका ANX लाइक दैट है ना। बट पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर एक सिंबल होगा, अगर पॉइंटर आप यूज करते हैं, जैसे हमने ये यूज किया था अभी है ना, तो इट विल हैव अ डिफरेंट एड्रेस, रिमेंबर, ठीक है। इसका एक अपना भी एड्रेस होगा पॉइंटर का, रेफरेंस वेरिएबल का अपना कोई एड्रेस नहीं रहता है, ठीक है। ये सब हम प्रूफ कर सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम लिख के। तो जैसे देखिए पॉइंटर का अपना एक एड्रेस होगा, बट रेफरेंस वेरिएबल विल नॉट हैव इट्स ओन एड्रेस, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो रेफरेंस वेरिएबल हमारा और बेटर काम करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, और बेटर काम करता है। तो इस सिंबल टेबल का प्रयोग करके ये क्या करता है, ये अचीव करने की कोशिश किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ रेफरेंस वेरिएबल एंड अ पॉइंटर। तो देखने से लगेगा कि दोनों एक टाइप से काम कर रहा है, बट एक्चुअली दे आर अ बिट डिफरेंट, है ना। तो अभी देखिए ये इस प्रोग्राम में कैसे करके हम रिप्लेस करेंगे इसको। तो ये तो पॉइंटर के साथ में था, तो अगर रेफरेंस वेरिएबल बनाना है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू राइट एम्परसेंड हियर डिक्लेरेशन में, ठीक है। डिक्लेरेशन में एम्परसेंड लिखना होता है, बाकी का यूसेज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, कोई कुछ एस्टेरिस्क वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और इवन ये भी जो है यहाँ पे भी कोई एम्परसेंड वगैरह नहीं लगेगा। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, वैसे करके काम कर रहा है पूरा, है ना। और ये सबसे मेमोरी एफिशिएंट होता है एक्चुअली, है ना, सबसे मेमोरी एफिशिएंट है अगर हम C++ के लेवल पे बात करें तो। देखिए ठीक है, इट्स डन लाइक दिस। तो इसको हम बुलाते हैं कॉल रेफरेंस वेरिएबल बुलाते हैं इसको, ठीक है। तो आपको अब रेफरेंस वेरिएबल का प्रयोग करके स्वैपिंग करना था वहां पे, है ना, ठीक है। तो आप स्वैप कर सकते थे आराम से। तो हम ये जैसे हमने ऐड का बनाया वैसे करके स्वैप का प्रोग्राम बना के आप इसी तरह से स्वैपिंग को दिखा सकते थे वहां पे, है ना, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट इसका रेफरेंस वेरिएबल का कि ये एक वेरिएबल का दूसरा नाम होता है, नथिंग एल्स, है ना। तो एक और चीज मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं एंड देन लिटिल मॉडिफिकेशन से और कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए द प्रोग्राम आउटपुट विल बी द सेम, कोई फर्क नहीं आ रहा है, तीनों केसेस में सेम आया हमारा, बट तीनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट था, याद रखिएगा, तीनों का मेमोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट मी राइट, मैं ए का एड्रेस चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी आउट the address address of A is, यहाँ पे लिखते हैं एम्परसन ए, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और एक एंड एल लगा देते हैं, तो ए से ट्राई करता है और यहाँ एक्स से ट्राई कर लेते हैं हम लोग। सी आउट द address address of x is एम्परसन x। चलिए ट्राई करके देखते हैं अभी हम लोग। 10 20 एंटर। तो देखिए बीच में ये एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे ना, देखिए ये एक एड्रेस दिखाया एंड दिस इज द एड्रेस, बोथ द एड्रेसेस आर सेम, देखिए ठीक है, दोनों एड्रेसेस क्या एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन द एड्रेस। लेकिन वही चीज अगर आप पॉइंटर से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इन दोनों में एलियास कौन सा हो जाएगा? एलियस एक्स होगा। एक्स एक्स होगा, एक्स है ना, ठीक है, एक्स इज द एलियस, है ना। और एक चीज और मतलब प्रूफ के तौर पे क्या कीजिए कि वापस इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, कन्वर्ट देम इनटू वेरिएबल्स एंड चेक, ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या उनका एड्रेसेस डिफरेंट रहता है, क्या वो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना। तो मैंने अभी वेरिएबल बना दिया, नॉर्मल वेरिएबल बना दिया इसको, एंड लेट मी चेक। तो देखिए अभी अगर आप देखिएगा तो एड्रेस ऑफ एक्स इज 10 बता रहा है कुछ, ठीक है, एंड द एड्रेस ऑफ, अच्छा यहाँ तो एम्परसेंड आना चाहिए था ना, ये गलत हो गया। 10 and 20। अब देखिए बोथ द एड्रेसेस आर डिफरेंट, ठीक है, कुछ हद तक तो सेम है बट लास्ट में आके देखिए डिफरेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पे FC है यहाँ पे 1C है, देखिए है ना, ठीक है, 61C, ठीक है, यहाँ 7 तक तो दोनों का एड्रेस सेम है, बट आफ्टर 7 यू कैन सी ये 61C हो गया, ये 5FC हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, जब हमने नॉर्मल वेरिएबल का प्रयोग किया मतलब एक्स एंड ए आर डिफरेंट, ठीक है, ये बता रहा है, मतलब दे आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, रिमेंबर। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही होता है ये सब चीजें, जैसे देखिए होटल का कमरा में जाते हैं ना हम लोग रहने के लिए, तो होटल का कमरा को तो एक नंबर दिया रहता है 101 102 201 ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए आज एक रूम मृत्युंजय ने लिया है,
ठीक है। तो मृत्युंजय क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया एक तरह से ना, ठीक है। लेकिन कमरा का नंबर तो वही रहेगा ना, मान लीजिए मैंने भी जाके लिया, मैंने जाके किसी और दिन लिया उस कमरा को, नंबर विल बी द सेम, ठीक है, बट मेरा नाम लग जाएगा मान लीजिए वहां पे ना, मेरा नाम कहीं पे, तो वो जाके वहां तो चिपकाया थोड़ा नहीं जाता है कि आप स्टे कर रहे हैं, ठीक है, बट कहीं रजिस्टर में लिख दिया जाता है ना कि ऑन दिस डेट, ठीक है, रूम नंबर 201 वाज अलॉटेड टू दिस पर्सन, ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो एग्जैक्टली सिंबल टेबल वैसे करके काम करता है ना, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक ही रूम को एक बार में 2 जन को एलोकेट किया गया है, ठीक है, कि मतलब पर्सन ए भी यूज कर सकता है, पर्सन बी भी यूज कर सकता है, तो वो ये सिचुएशन है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल सिचुएशन है ना। एक बार पॉइंटर से भी इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग कि वो भी अलग अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल की तरह दिखाता है। तो ये देख लीजिए, दिस टाइम ऑल्सो डिफरेंट एड्रेसेस है ना, यहाँ पे 758 दिखा रहा है और 77C दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट एड्रेसेस है ना। और फिर फाइनली एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग वही वाला रेफरेंस वेरिएबल यूज करके। लेट अस फाइनली कंफर्म। और रेफरेंस वेरिएबल में याद रखिएगा एम्परसेंड लगता है कब, जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको, तो यूज करने के टाइम में कुछ नहीं लगता है, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग देम तो आप एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह उसको यूज करेंगे, है ना। तो ओनली व्हाइल क्रिएटिंग इट एज अ रेफरेंस तब एम्परसेंड लगेगा, है ना। मतलब सर एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ एम्परसेंट ऑफ एक्स एम्परसेंट वाई प्लस, मतलब वो एक एड्रेस हो गया जहाँ पे हम वैल्यू को पास करते हैं। हाँ एक तरह से। यस। तो ये देखिए आप दोनों का एड्रेस एकदम सेम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, हम एक्स का ही प्रिंट कर रहे हैं तो सेम एड्रेस, एंड ए का ही प्रिंट कर रहे थे सेम एड्रेस, है ना, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो सी प्लस में ऐड किया गया था, है ना, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का रिमेंबर। तो इसी में आप स्वैप वाला कर लीजिए तो हो जाएगा, है ना, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व है, ठीक है। यस। तो ये सब अच्छा रहता है, माइनर माइनर चीजें ठीक रहता है। ओके सो लेट अस कम बैक टू दैट प्रॉब्लम, वो टाइम वाला में आते हैं। सर हाँ पैरामीटराइज एज अ पैरामीटर हम एम्परसेंट ऑफ एक्स एम्परसेंट ऑफ वाई सर जो फंक्शन में हम पास किए थे, तो सर वो मतलब एक एड्रेस हो गया ना कि जहाँ पे हम ए और बी के एक्चुअल वैल्यू को सर हम पास कर रहे हैं। हाँ एक तरह से कि मतलब उस एड्रेस के साथ लिंक कर रहे हैं, इस वेरिएबल को भी उसी एड्रेस के साथ आप क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, है ना। यस सर। और मतलब परफॉर्मेंस एक्चुअल में सर ए और बी अपने आप मतलब खुद को ऐड कर रहा है, लेकिन सर वो एड्रेस दूसरे का यूज कर हाँ रहा है। दूसरे का यूज कर रहा है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मतलब सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज लैंग्वेजेस में है, ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स है जो सबको अलग बनाता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये तो आप हुआ। कल बोले हाँ थे सर सी शार्प में स्टैंडर्ड सी शार्प में सर रेफरेंस का कोई कंसेप्ट है? नहीं वो जो देखिए, वो जो आपने जो रेफरेंस वाला बताया था, जैसे ये हम लोग यहाँ पे आई एन आर एफ। है और आर ई एफ का, ठीक है, ये असल में यस सर। वही जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को मेंटेन करने के लिए इस चीज को किया गया है, ठीक है। बट अदरवाइज तो जैसे देखिए अभी मैंने जो प्रोग्राम बनाया है ना, तो यस ये सर। प्रोग्राम में तो ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा काम हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो इतना डीप हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये सब कुछ यस सिर्फ सर। कॉम्पेटेबिलिटी के लिए, जैसे देखिए विजुअल बेसिक में ये सब चीजें है, विजुअल बेसिक में आप कॉल यस बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हो, उसको रखा गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आ गया ये। बट इफ यू गो एंड चेक जावा, जावा में ये चीज नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जावा में यस सर। जितना भी अगर आपको रेफरेंस वाला काम करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके होता है। तो इसीलिए ये दिया तो है लेकिन यूज ना के बराबर होता है, ठीक है। तो सिर्फ कंपेटिबिलिटी के लिए क्या किया गया, दिया गया है। तो मतलब वही समझ जाइएगा जैसे पॉइंटर काम करता था उस तरह से, ये रेफरेंस नहीं जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये रेफरेंसेस यूनिक है ओनली फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है, नॉट फॉर सी शार्प एंड ऑल, है ना। तो वो जो सी शार्प वाला जो रेफरेंस है वो पॉइंटर की तरह काम करता है, इट वर्क्स एज अ पॉइंटर, है ना। तो चलिए इसमें हमने क्या क्या किया था, हमने दो टाइम को ऐड कर लिया था, ठीक है। और फिर एक और मैंने बोला था, एक और बनाता हूँ मैं, जहाँ पे मुझे क्या करना है, टाइम के साथ में, ठीक है, विद टाइम सम आवर्स एंड मिनट्स ये सब ऐड करना है मुझे, है ना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए फिर से एक्सेल में जाइएगा ना, इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, तो अगर यहाँ से समझ जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे कोई टाइम लिखा हुआ है ना, तो जैसे अभी एक फंक्शन भी यहाँ पे टाइम के नाम से
या नाउ के नाम से एक फंक्शन है ना, तो नाउ क्या करेगा, अभी का डेट एंड टाइम दोनों निकाल के दे देगा। देखिए अभी का डेट एंड टाइम दोनों निकाल के दे दिया। तो सपोज यहाँ पे आप देखिएगा है ना, या सपोज इक्वल टू टी आई में टाइम, टाइम डिफरेंस था एक या डायरेक्टली है ना, इक्वल टू एक तो टाइम था, इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं दिख रहा है, एक टाइम ऐड करके आता था इसके अंदर में, इसमें नहीं दिखा रहा है ये। तो उसमें हमको ये पैरामीटर देना पड़ता था कि आपको क्या में ऐड करना है, ठीक है, आपको जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो आपको आवर्स में ऐड करना है, मिनट्स में ऐड करना है, क्या में ऐड करना है, ठीक है, वो आपको पैरामीटर के रूप में देना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लास के अंदर में फंक्शन बनाते हैं। तो सी द नेम ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू बी द सेम, एट टाइम हम उसको नाम देंगे फंक्शन को, PUBLIC पब्लिक TI में टाइम ADD एट TI में, फंक्शन का नाम सेम है, ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसको फंक्शन ओवरलोडिंग बुलाते हैं हम लोग। और पैरामीटर के रूप में क्या करेगा, ये दो चीजें लेगा, ठीक है, एक तो कैरेक्टर लेगा, इट विल टेक अ कैरेक्टर, ठीक है, टी जो कि बताएगा कि कौन सा कंपोनेंट आपको वो करना है, ठीक है, किस कंपोनेंट में आपको ऐड करना है, आवर्स ऐड करना है, मिनट ऐड करना है, क्या करना है बोल के, ठीक है। एंड देन कॉमा देयर बी अनदर वन, उसमें आप ये लेंगे मतलब जो ये क्या ऐड करना है, कितना ऐड करना है ना, तो नॉर्मली वो इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर। एंड सपोज क्या दे सकते हैं इसको नाम, हाँ ऐसे में ओ लिख देता हूँ, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है डिफरेंस या जो भी है, ठीक है। सर हाँ ये जो फंक्शन है पब्लिक टाइम फिर ऐड टाइम, तो सर हम्म टाइम और ऐड टाइम के बीच में स्पेस बेसिक नहीं, ये तो रिटर्न टाइप हो गया ना, दिस इज रिटर्न, ठीक है, देखिए ऊपर में भी हमने दिया हुआ ना, ये रिटर्न हो गया, और फिर ये हमारा फंक्शन का नाम है असल में, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज रिटर्न, ठीक है। सी के जमाने में हम लोग क्या करते थे, सी के जमाने में हम लोग ये पब्लिक नहीं करना पड़ता था, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिखते थे। ये टाइम इज नथिंग बट द रिटर्न टाइप, जो कि सी के लेवल में हम लोग ज्यादातर इससे काम करते थे, INT होता था, ठीक है, वॉइड होता था, ये सब चीज होता था ना, तो वो है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पिछला फंक्शन को एनालाइज करेंगे तो एज, ठीक है, एज आउटपुट है ना, वहां से क्या रिटर्न हो रहा है, जब इसको आप देखिएगा, इसको जब हमने यहाँ पे यूज किया हुआ देखिए ना, हमने कैसे लिखा हुआ है नीचे में, T3 इज इक्वल टू है ना T1 डॉट एट टाइम और T2, तो ये T1 और T2 को ऐड करके उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ठीक है ना, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसको आप इसके अंदर में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, T3 में। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया हुआ है, मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, टाइम दिया हुआ है ना, क्योंकि वो टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, नीचे आप देख सकते हैं कि इट इज रिटर्निंग T3, ठीक है, व्हाट इज T3, T3 इज नथिंग बट रेफरेंस ऑफ टाइम क्लास, है ना, टाइम क्लास का। तो इस चीज को, जिस चीज को रिटर्न करता है वो चीज हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर कभी जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दिखाना है जैसे वो डेट में हम जब जाएंगे ना तो उस समय देख सकते हैं कि जैसे दो डेट के बीच में कितना डेज का फर्क आ रहा है ना, जैसे ये इनकम टैक्स में अगर आप जाते हैं कभी कभी, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, ऐसा ऐसा नियम भी आता है कभी कभी, है ना, ठीक है, कि ये कुछ कुछ मैंने पढ़ाई किया उसमें, तो ऐसा ऐसा मुझे मिला है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक फॉरेन नेशनल है, ठीक है, आप एक फॉरेन नेशनल है, बाहर से आप आए हुए हैं यहाँ पे भारत में, ठीक है, और आप यहाँ से कमाई कर रहे हैं, ठीक है, यू आर अर्निंग हियर, ठीक है, देन ऑल्सो यू आर सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है, आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसका शर्त है अगर आपने, ठीक है, 182 डेज से ज्यादा यहाँ पे रहा है और यहाँ पे काम किया है, मतलब आपका जो वर्किंग पीरियड था इट वाज मोर देन 182 डेज, मतलब 6 महीना से ज्यादा था, ठीक है। तो वो 6 महीना नहीं लिखते बिकॉज मतलब उसमें कभी फरवरी में कम दिन होता है, ये सब की वजह से, तो दे एग्जैक्टली गिव दिस, ठीक है, 182 डेज बोलता है साफ साफ, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम, हमारे पास में 2 डेट है सामने में, है ना, तो नॉर्मली हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम 1 ईयर, इतना मंथ, इतना डेज ऐसे करके निकालेंगे, बट वो हमको नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू दैट, हमको डेज में चाहिए, ठीक है, हमको डेज में चाहिए कि कितना दिन से आप यहाँ पे है ना, ठीक है, कितना दिन से आप यहाँ पे है, देन सी दिस फिगर इज एन इंटीजर, रिमेंबर, ठीक है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको
यहाँ पे क्या डालना होगा, हमको इंटीजर डालना होगा। अगर इस तरह का फंक्शन हम बनाते हैं देन वी हैव टू गिव हियर इंटीजर, रिमेंबर, ठीक है। हमको टाइम नहीं लिखना है या हमको डेट नहीं लिखना है, व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट इंटीजर। तो जैसा आपको आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, वो फॉर्मेट यहाँ पे देना पड़ता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। वट एवर वे यू वांट द आउटपुट टू बी, आपको वही फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अब देखिए यही सब चीज क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज है सब, है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब चीजों को उतना समझ में आएगा। इनफैक्ट शायद कॉलेज में तो मुझे समझ में मुझे भी नहीं आया था ये सब चीजें, है ना। ये कोई नया चीज हम लोग नहीं बता रहे, ये सब 1980s का चीज है, 1980s में ये सब हुआ करता था। तो बट टीचर्स को भी उस समय में समझ नहीं था इतना, बिकॉज सबसे बुरा चीज क्या है ना कि पीपल दे डोंट वर्क प्रैक्टिकली, है ना। एक स्टूडेंट है मेरे पास में जो आप लोग से बहुत जूनियर है, बहुत ज्यादा जूनियर है, ठीक है। हिज नेम इज द्वारिका एक्चुअली, ठीक है। लेकिन लड़का इतना स्मार्ट है, कुछ बोलने लायक नहीं है। देखिए अभी उसका मैं एक आपको वो दिखाता हूँ, मेरे पास में एक मैसेज आज ही किया था वो, इनफैक्ट कल किया था एक्चुअली, तो दूसरा नंबर पे शायद किया हुआ था उसने, इस पे नहीं किया है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। तो व्हाई आई वांट टू शो यू इज कि देखिए उसको थोड़ा सा सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल के लिए बोला था, वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है देखिएगा। ही इज इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा एक्चुअली, ठीक है। उसका 4th ईयर खत्म हुआ है अभी। 4th ईयर भी कोरोना के कारण पास करा दिया गया, प्रमोट करा दिया गया वो लोग को, है ना। और ये एक 2 सेमेस्टर और बाकी है उसका, तो मतलब अभी वो क्लास 12 के लेवल में है एक्चुअली, है ना। ही इज इन जस्ट क्लास 12 लेवल। तो बट इस लेवल पे वो इंटर्नशिप कर रहा है, तो कॉलेज वॉलेज नहीं बोला इंटर्नशिप करने के लिए, बट वो खुद से करना चाह रहा है, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज इन टच विथ मी, हमेशा टच में रहता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो हम लोग भी करा सकते हैं इंटर्नशिप, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, बट अगर आप ये करोगे, हाँ ये रहा, कि अगर आप बड़ी कंपनी से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको बोला ढूंढो, अगर ढूंढ सकते हो तो अपना जान पहचान वाला से फॉरवर्ड कर रहा है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कर रहा है। तो जैसे कल जो मेरा इससे इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, रात को इसने वो किया, भेजा। स्लो है इंटरनेट थोड़ा, हाँ। तो इट स्टार्टेड लाइक दिस, ठीक है, कि वहां से कंपनी में वो भेजा था, ठीक है। अब किस चैनल से भेजा था पता नहीं, ठीक है, मैंने उतना पता नहीं किया। तो उसने भेजा उस कंपनी में, कंपनी का नाम ये है, ठीक है, एटीएस सिस्टम करके है, ऑटोमेटेड टूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड करके, हैदराबाद में कंपनी है ना। तो पता नहीं कैसे करके लोग को मिला लिंक, ये लोग ने भेजा अपना रिज्यूमे वगैरह वहाँ पे, देन दे गॉट शॉर्टलिस्टेड, वो लोग शॉर्टलिस्टेड हुआ, ठीक है। ये और इसके कॉलेज से और एक लड़का था। फिर उन लोगों ने बोला कि भाई 2 फॉर्म आपको फिल करके और कल तक भेजना होगा, मतलब आज 6 बजे तक भेजना होगा उसको, है ना। तो तब जाके आपको ऑफर लेटर मिलेगा हमारे तरफ से, है ना। तो इसमें कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बोला और रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में ये मेंशन किया गया है कि जितना भी दिन का इंटर्नशिप होगा, अगर आप साइन कर लेते हैं उसको, तो आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इसने बोला कि वही इसको, इसने ये किया था, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अप्लाई किया था, और 2 राउंड का इंटरव्यू के बाद में इसको वो हो गया। लेकिन जो एप्लीकेशन बोला ना, योगा एप्लीकेशन बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि क्या है बोल के, है ना। ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप एट एटीएस हैदराबाद बेस्ड कंपनी, है ना। तो ये उसको समझ नहीं आया, तो मुझे बोला कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने पूछा कितना दिन के लिए, तो बोला एटलीस्ट 2 मंथ्स। देन उसका एड्रेस प्रोवाइड करो, मैं देखना चाहता हूँ कंपनी कैसा है। तो व्हेन आई लुक एट द कंपनी, वो कुछ ऑटोमोबाइल टाइप का कंपनी, मतलब ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करता है, इस तरह का कंपनी था, है ना ये, ठीक है। और भी बहुत सारा, तो नाम तो काफी सारा चीज लिखा था, बट इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी। ये 2015 में स्टार्ट हुआ कंपनी है, ठीक है। तो अपना वेबसाइट पे तो लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो उसके बाद में मैंने बोला कि अगर फ्री हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि इसने कुछ आईटी कंपनीज में भी कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला एड टेक कंपनी, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स है और ये बाईजूस है, ये सब में भी ट्राई किया था इसने। तो वो सबका भी अवेट कर रहा है वो, कि वो सबका भी आ सकता है बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बोल रहा है कि मतलब आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको पूछा कि किस टाइप का वो है, ठीक है, ऐप है बोल के, पहले वो बताओ। तो बोला कि कुछ निर्वाणा योगा के ऊपर में ऐप है ना। तो बट ये
मैंने बोला मुझे तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है कल हम लोग वो बात करते हैं। तो फिर मैंने आज बात किया इससे, और ये बोला भी कि वो लोग ने कुछ ऐसा नहीं बताया, और बोला कि डेली बेसिस पे आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग है ना, बट अगर आप इंटर्न है तो मतलब पता तो चलना चाहिए ना कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इट इज, देन ओनली मैं इंटर्न करूंगा, अदरवाइज क्या फायदा है ना। तो इस तरह से तो देखिए अभी ये लड़का ये लास्ट ईयर मेरे पास में था, ठीक है। तो आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स ये लगभग 10 टेक्नोलॉजी मुझसे सीख के गया था, ठीक है। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स है ना, 2 मंथ्स में 10 टेक्नोलॉजी से सीख के गया था। तो ये इसको सिर्फ सी आता था थोड़ा बहुत है ना, ठीक है। सी और सी प्लस मैंने शायद सिखाया था। तो उसी समय में इसने जावा, ठीक है, देन इवन डीबीएमएस, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा सा डॉटनेट पे भी दिमाग लगाया था इसने, है ना। देन पीएचपी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और ऐसे करते करते लगभग इसने 10 टेक्नोलॉजी 2 महीना में सीख लिया था, है ना। तो ये प्रैक्टिकल पे बहुत ध्यान देता था और काफी मेहनत करता था इस सब चीजों में, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो जब तक ये सब चीज नहीं होगा, और वो भी प्रैक्टिकल ऐसा प्रैक्टिकल है तो ढंग का प्रैक्टिकल अगर करने से, है ना, जैसे अभी आप वो प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो वो सब टाइप का जब प्रैक्टिकल करेंगे तब क्या होगा कि ये सब चीजें काफी क्लियर होगा, ठीक है। तो क्योंकि तब जरूरत पड़ रहा है, तब आपको सॉल्यूशन निकालना है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये यहाँ फिट बैठता है, ये यहाँ फिट बैठता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज टीचर्स के पास में कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स ही रहता है, उनको नहीं पता कि हाँ रियल लाइफ में कहाँ पे इसका काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि दीज थिंग्स विल कम विद एक्सपीरियंस, याद रखिएगा। और एक्सपीरियंस टीचर्स तो हमेशा अच्छा कॉलेज में चला जाता है, बड़े बड़े जगह में चला जाता है ना, ठीक है। तो ये सब चीज दिक्कत रहता है नॉर्मली। तो ठीक है, देखिए इसको एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्चुअली, है ना। जितना ज्यादा एक्सरसाइज होता है उतना ज्यादा कीजिए, तो धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। और यही सब बेसिक गड़बड़ रहने के कारण क्या होता है, कई बार मतलब अच्छा और बड़ा ये सब चीज में नहीं जा पाते हम लोग, है ना, सही ढंग से, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी गो अहेड विद दिस, सर ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कैट और इंट ओ का सर एक्सप्लेन कर रहे थे सर। हाँ, तो ये जो दोनों पैरामीटर मैंने दिया हुआ है ना, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ टाइम, ठीक है। तो उस टाइम में हमको क्या करना है, कुछ आवर्स ऐड करना है, या कुछ मिनट्स ऐड करना है, कुछ सेकंड्स ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मुझे एक ही चीज ऐड करना होता तब मुझे इसका जरूरत नहीं था, ये जो मैंने कैरेक्टर टी डाला हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टर टी में क्या होगा कि एक कांस्टेंट हम लेंगे, या एक और काम कर सकते हैं, वी कैन यूज INT आल्सो, ठीक है। और हम जगह चेंज कर देते हैं, लेट्स चेंज द प्लेस, है ना। चलिए ये TV करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। टाइम वैल्यू कर देते हैं इसको, और INT OP ऑप्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पे ना, इस तरह से। तो देखिए ये ऑप्शन में क्या होगा, हम मान लीजिए 3 कांस्टेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी 3 कांस्टेंट, जैसे आवर है, मिनट है, इस तरह से हम 2-3 कांस्टेंट यूज कर लेंगे यहाँ पे ना। तो लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं कि 0 फॉर आवर। अगर कोई डालता है यहाँ पे 0, है ना, ठीक है, इसका मतलब होगा हम आवर में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इफ समवन गिव्स 1, इसका मतलब है मिनट, ठीक है। एंड इफ समवन इज गिविंग 2, इसका मतलब है सेकंड, ठीक है। ऐसे करके तो बाद में हमको वैलिडेट भी करना पड़ेगा कि ओपी का वैल्यू जो है सिर्फ 0, 1, 2 आए, है ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए और एक चीज मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कुछ याद आया है, ठीक है। लेट्स सी, आई हैव नेवर ट्राइड इन सी शार्प, लेकिन सी प्लस में काम करता था। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट हियर आल्सो। एक कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट सी प्लस में, ठीक है। लेट मी ट्राई इट हियर आल्सो, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ट्राई करके देखता हूँ उसको कि कुछ बेनिफिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है उससे, है ना। और जो टीवी जो हमारा टाइम वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, जो फिगर देगा। जैसे मान लीजिए मुझे 5 ऐड करना आवर में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम आवर वाले में 5 ऐड करना चाहते हैं। बट इफ आई राइट 5 हियर एंड जब मैं कॉल करूंगा इसको, इफ आई राइट 5 हियर एंड इफ आई राइट 0 हियर, इसका मतलब मैं मिनट में ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी, इफ आई राइट 1 हियर देन मैं मिनट में ऐड करना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो फिर सेकेंड का क्या होगा? सेकंड के लिए 2 डालेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे जैसे सेकंड वैल्यू डाल देंगे, कितना सेकंड डालना है, इससे मुझे 12 सेकंड ऐड करना है एग्जिस्टिंग टाइम में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 12 डालेंगे, और यहाँ पे अगर 2 डालेंगे तो क्या होगा, वो सेकंड में जाके ऐड कर जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। हाँ यस, एग्जिस्टिंग टाइम के लिए हाँ, सर ओपी का यूज। नहीं एग्जिस्टिंग टाइम तो हमको मिल जाएगा ना, वो जो जिससे ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसी से मिल जाएगा मुझे। फॉर एग्जांपल देखिए, यस। जैसे यहाँ पे भी हमने T1 को यूज करके ऐड टाइम को कॉल किया हमने, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग टाइम होगा हमारा ये होगा जिससे हम लोग कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो रिमेंबर ये तो एज अ पैरामीटर पहले घुस जाता है ना अंदर में, इसीलिए देखिए हमने 2 पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं किया, कितना यूज किया हमने, एक ही यूज किया। ऐड करने तो के लिए तो हमको 2 चाहिए होता है ना, बट द फर्स्ट पैरामीटर वी गेट फ्रॉम हियर,
ठीक है, और सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, हमको यहाँ से देना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जब आउटपुट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो लेट मी डू दिस। एक फिर से यहाँ पे टी में टाइम, जो हमारा रिजल्ट जिसको हमको सेंड करना पड़ेगा, आउटपुट करना पड़ेगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम। सर मुझे बस एक ही हाँ, चीज समझ में नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम टाइम वैल्यू और ओपी मतलब टीवी यूज कर रहे हैं, टाइम वैल्यू किसकी और फिर ओपी किसकी यूज कर रहे अच्छा, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं, आउटपुट आएगा तो समझ में आ जाएगा फिर, है ना। मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार बना लेते हैं इसको। हैं? तो एक ये और किस रिजल्ट के टाइम लिए हमने, दिस इज फॉर रिजल्ट, है ना, ये वाला तो हमने रिजल्ट के लिए लिया, जिसको रिटर्न करना होगा। ये सर रिटर्न करना और टाइम ही रिटर्न करना हाँ, होगा। टाइम ही रिटर्न करेगा ये, ठीक है, एक नया टाइम रिटर्न करेगा। तो अब क्या करना है, देखिए, अब यहाँ पे या तो हम स्विच केस इस्तेमाल कर सकते हैं या इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके ऊपर चलेगा, ठीक है, इट विल रन ऑन दिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम स्विच केस का इस्तेमाल कर लेते हैं, SWITCH स्विच, और उसके बाद में OP से स्विच चलेगा केस 1। केस 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पहला केस हमारा 0 है। तो इफ केस इज 0, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं वैलिडेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो वी विल ऐड H, ठीक है, या T3 डॉट HH इज इक्वल टू T1, सॉरी, दिस डॉट HH आएगा, सिंपली HH, ठीक है, ये दिस लिख देता हूँ फिलहाल, प्लस जो भी हमारा ये टीवी का वैल्यू आया, ठीक है। टीवी में रहेगा कि कितना ऐड करना है हमको ना, वो इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। देन केस 1 will be T3 dot mm is equal to this dot mm plus TV. Case 3, sorry, case 2, T3 dot SS is equal to this dot SS plus TV. डिफॉल्ट में कोई मैसेज डाल देते हैं, इनवैलिड ऑप्शन। यहाँ सर केस बनाया कि सर मुझे सर आवर मिनट या सेकंड कोई एक हाँ, कोई एक में ऐड करेंगे हम लोग जाके, कोई एक में ऐड करेंगे, है ना। अब जैसे सेकेंड में ज्यादा हो गया, तो हमको क्या करना होगा, हमको जाके फिर मिनट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वो और कंफ्यूज करेगा, वो बाद में हम कंप्लीट कर सकते हो सब वैलिडेशन को, है ना। फिलहाल खाली थोड़ा थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ सब चीजों को, बिकॉज देखिए, मेरा तो समझा हुआ चीज है ना, मुझे बोलिएगा तो मैं तो ऐसे बना दूंगा, बट करना तो अल्टीमेटली आपको है, ठीक है। जितना ज्यादा ये सब चीज करेंगे उतना सीखेंगे, है ना। तो चलिए, अभी एक बार तो पहले कंपाइल ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, कि ये सब लॉजिक सही है या नहीं है। तो लेट अस कम आउट ऑफ दिस फोल्डर फर्स्ट, और जाते हैं CS वाले फोल्डर में। CSC, the name of the program was time.cs. तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, है ना, मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, लाइन नंबर 27 में। 27 यहाँ पे बोल रहा है, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइन नंबर 27, टाइम मेन, है ना, एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये वही प्रोग्राम है ना हमारा। तो टाइम टाइम डॉट मेन, पहले तो यहाँ पे एरर बता रहा है इसमें, है ना, टाइम मेन में बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। टाइम सर मेन का बता, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कल कल जो मेरा प्रोग्राम था शायद उसको सर ये रीड कर रहा है, इस वाले को नहीं। ऐसा है क्या। मेरा भी तो यस सर, मतलब मेरे अच्छा ख्याल अच्छा से अच्छा, सर उसका हाँ हाँ नाम हाँ हाँ, एग्जैक्टली चेंज एग्जैक्टली। इसलिए नहीं किया। यस। अच्छा, नहीं नहीं, हम तो इसके अंदर गए नहीं ना असल में, देखिए अंदर तो कंसोल भी हाँ है ना। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है, RM टाइम डॉट CS। चलिए, इसके अंदर था ना, यस सर। तो इसके अंदर हमारा यही है, टाइम डॉट CS है। ओके सर।
चलिए अब कुछ और आ रहा है यहाँ पे ना, तो बोल रहा है सी आउट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्कोप। सही बात है, मैंने गलती से फिर सी आउट यहाँ पे यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हैं ना। चलिए फिर लाइन नंबर 65 में कह रहा है कैनॉट कंट्रोल कैनॉट फॉल आउट ऑफ स्विच, ठीक है, फ्रॉम फाइनल केस लेबल डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते? नहीं कर क्यों नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग तो। लेकिन ये बोल रहा है कि वहां से कंट्रोल कैनॉट फॉल आउट ऑफ स्विच फ्रॉम फाइनल केस लेबल डिफॉल्ट बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है कैनॉट फॉल आउट, उसके बाद नॉट ऑल द कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा अच्छा, पहले तो हम लोग रिटर्न यहाँ पे यूज भी नहीं किया, एक बार रिटर्न भी यूज कर लेते हैं हम लोग स्विच के बाद में। रिटर्न T3, चलिए बस एक ये प्रॉब्लम कर रहा है कि कैनॉट कंट्रोल फॉल, सॉरी कंट्रोल कैनॉट फॉल आउट ऑफ स्विच फ्रॉम फाइनल केस। कंट्रोल कैनॉट फॉल आउट, बोल रहा है कि कंट्रोल यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, बट ऐसे तो कुछ नहीं होता था पहले तो, ठीक है। अच्छा ठीक है, फॉर नाउ ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, या इसमें ब्रेक लगा के देखा जाए क्या। वही है, ठीक है, तो ये कहीं नया एडिशन होगा यहाँ पे, बट जब तक हम लोग करते हैं तब तक तो बिना ब्रेक का भी लास्ट में चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये हो गया, यहाँ तक तो चल रहा है, बट अभी जब तक हम लोग क्या करेंगे, नीचे कहीं कॉल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, है ना। तो लेट अस कॉल इट समवेयर, यहाँ पे नीचे जाके हम लोग कॉल करते हैं एक बार। तो एक और हम T4 करके बना लेते हैं अलग से, है ना, ठीक है, TI में टाइम T4 इज इक्वल टू न्यू टाइम करके एक और रेफरेंस बना लेते हैं, एंड लेट अस राइट T4 इज इक्वल टू, अब दोनों में से किसी में देखिए T1 का टाइम ये है, ठीक है, और T2 का ये है, तो हम दोनों में से किसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट विद T2, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, T2 को इस्तेमाल करके हम कॉल करते हैं ADD add TI में टाइम को कॉल करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इसको एक वैल्यू देते हैं, मैं 5 देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आवर्स, ठीक है, आवर्स में जाके वो ऐड कर दे, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग 0 हियर, ठीक है। और मैं ये यहाँ पे T4 को डिस्प्ले करा के दिखता हूँ। स्विच को सर यहीं से मतलब 0 डाल के सर यूज करना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से 0 जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये 5 आवर में ऐड हो जाएगा, बट इफ आई राइट 1 हियर, इसका मतलब 5 किस में ऐड होगा, मिनट में ऐड होगा, ठीक है। एंड इफ आई राइट 2 हियर, देन वो जो 5 है कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, सेकंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिजल्ट हम लास्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 से कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है, 16 आवर्स हो जाना चाहिए ना। तो लेट अस सी, देखते हैं। चलिए कंपाइल तो कर लिया मोनो, तो ये देखिए लास्ट में आया 16, लेकिन फिर बाकी का क्या है, बाकी का 0 0 आया हुआ है, ठीक है, बाकी का 0 0 आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस डू दिस, ठीक है, कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, ये काम करता है कि नहीं करता। सी आई एम राइटिंग T3 इज इक्वल टू शॉर्टकट, T3 इज इक्वल टू THI इज दिस, मैंने ऐसे करके यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, T3 इज इक्वल टू दिस। क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, देखिए इस मेथड को कॉल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज, ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज या एक और, अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे करते ज्यादा ठीक है। देखिए अभी दिखाता हूँ, पहले इसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद आते हैं। देखिए अब काम सही से कर रहा है ये वाला, ठीक है, बिकॉज सी व्हाट वाज हैपनिंग, आप लॉजिक देखिए सही ढंग से ना,
लॉजिक देखिए, देखिए दिस का मतलब हमेशा ये बात याद रखिएगा, दिस मीन्स हियर दिस वन है, दिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया हुआ है, जैसे यहाँ पे T2 ने मेथड को कॉल किया हुआ है, तो दिस कौन है अभी, T2 है, याद रखिएगा, है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिए T2 का जो भी वैल्यूज है, T2 का जो भी वैल्यूज है मैं एक बार कॉपी कर दे रहा हूँ इसके अंदर में, T3 के अंदर में, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए हम एक बार में तो एक ही के साथ काम कर रहे हैं ना, वी आर नॉट वर्किंग इन ऑल ऑफ देम, ठीक है, हम सब में तो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको बाकी को भी इनिशियलाइज अलग से करना पड़ता था, जैसे यहाँ पे आके लिखना पड़ता था t3.mm इज इक्वल टू दिस डॉट mm ऐसे करके लिखना पड़ता था, है ना। फिर t3.ss इज इक्वल टू दिस डॉट ss ऐसे करके करना पड़ता था। तो जब सब जगह देखिए 3-3 लाइन हमको ऐड करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन, ठीक है, तो सारा एक कॉपी बन गया उसका, है ना। और फिर जहां मुझे चेंज करना है, वहां स्विच केस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ये जो भी दिस का, देखिए यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, दिस का आवर में कुछ ऐड करके हम T3 के आवर में ये कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं उसके अंदर में। तो ये व्हाट आई एम डूइंग, दिस का जो HH है, MM है और SS है, ठीक है, तीनों को हम यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है, बिकॉज T3 के अंदर भी वही है, क्योंकि दोनों ही सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सेम क्लास का रेफरेंस है ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो कॉपी हो गया, और फिर जिसमें ऐड करना है हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं सिंपली, ठीक है, जिसमें ऐड करना है हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखिए पहले पर तो। सर ओपी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है सर, किसका, ये नहीं ओपी ओपी का का? तो ऑब्वियसली यूटिलाइज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो वो है पैरामीटर है, ठीक है। जब हमने कॉल किया, देखिए हम 50 लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 कहाँ जा रहा है, 5 जा रहा है टीवी के अंदर में, 0 जा रहा है ओपी के अंदर में, ठीक है। तो 0 गया ओपी के अंदर, यहाँ पे देखिए 0 गया ओपी के अंदर में, ठीक है। और ओपी के वैल्यू से स्विच चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इफ ओपी इज 0 तो ये वाला पार्ट रन कर रहा है, ठीक है। अभी हम फिर चेंज करते हैं, हम ओपी को 1 करके देखते हैं, नीचे में हम 1 देंगे तो क्या होगा, दिस पार्ट विल रन, मतलब मिनट वाला में ऐड कर देगा इसको, ठीक है। एंड इफ आई गिव ओपी एज 2, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट रन करेगा, T3 वाला पार्ट रन करेगा, है ना, ठीक है। तो करके देखिए, करके देख लीजिए पहले, देखिए इसको 1 कर देते हैं, और आप मिनट का वैल्यू देख लीजिएगा, इट्स 45, ठीक है, 42 इट्स 45, तो मुझे मिनट मिलना चाहिए 50। तो ये देखिए मिनट हो गया 15, ठीक है। आवर्स वैसे ही है, ठीक है, आवर्स हमारा 11 ही है, ठीक है, ये 50 हो गया ना। एंड देन लेट्स चेक दिस वन, ठीक है, लेट्स चेक विद दिस, सेकंड्स को चेक करते हैं। तो सेकंड्स के लिए हमको यहाँ पे 2 देना होगा, देखिए देखिए, तो ऊपर में आप देख सकते हैं 32 था इसका, ठीक है, सेकंड्स नीचे में आया कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। ट्राई विथ 3-4 अदर वैल्यूज के साथ ट्राई कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो इनवैलिड वाला आएगा, ठीक है ना। इसको सेव करके फिर आप रन करके देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन आ गया, ठीक है। हम चाहने से मैसेज और क्लियर और अच्छा दे सकते हैं, जिससे पता चले कि मतलब उस फंक्शन में दिक्कत हुआ था ना, वो पता चल जाए, ठीक है। तो प्रोग्राम तो मेरा क्रैश नहीं हुआ, बीच में एरर भी नहीं आया, रुका भी नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से वैलिडेट भी करना पड़ेगा हमको प्रोग्राम को, ठीक है। तो सी इन ऑर्डर टू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा अभी पूरा पूरा प्रोग्राम, बिकॉज इस तरह का प्रोग्राम आपने किया नहीं कभी भी, और एक कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ऐसा ही होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो हमको जितना अभी तक सी प्लस का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम दिखाया गया, तो कोई भी ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, सब बेकार प्रोग्राम सब था वो सब, है ना। तो दीज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जहाँ पे देखिए आप मेन में जाके खाली देखिए ना, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यूज किया है, देखिए मेन के अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है। एवरीवे यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यू आर कंट्रोलिंग द एंटायर प्रोग्राम यूजिंग ओनली ऑब्जेक्ट्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सब देखिए ऑब्जेक्ट 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 है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लिया एक्चुअली में, ठीक है। ये असल में आप बोल सकते हैं ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एक तरह से, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं ट्राई करता हूँ, ये सब सी प्लस में काम करता था, सी शार्प में काम करता है, क्योंकि देखिए हम लोग को सी शार्प में सब बुक में था नहीं, हम लोग ट्राई करके देखा हुआ नहीं है। अभी कोशिश कर लेते हैं सब चीजों को, कि कैन आई क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑल्सो। अगर मैं दिस लिख के करता हूँ तो होगा ये। सर यहाँ पे सर दोनों फंक्शन तो एक ही नाम से बना है, बस सब पैरामीटर चेंज है सर। हाँ तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए, ये भी बताया गया उसमें, सी प्लस में ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। नहीं यहाँ पे देखिए गड़बड़ आया कि देर इज नो आर्ग्यूमेंट, है ना, ठीक है, गिवन, ठीक है,
मतलब ऐसे करके मैंने लिखा तो ये काम नहीं किया, ठीक है। व्हेन आई रोट लाइक दिस इट डिडंट वर्क, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूँ, और ये प्रोग्राम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे लेट मी डू दिस, मैं कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट में जा रहा हूँ। ये देखिए, एक तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ ताकि याद भी रहेगा आपको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हाँ। दो फंक्शन को सर एक नाम रहता है तो सर ओवरलोडिंग या फिर ओवरराइडिंग? हाँ, ओवरलोडिंग नॉट ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरराइडिंग थोड़ा सा अलग है। ओवरराइडिंग के लिए डिफरेंट क्लासेस चाहिए होता है, सेम क्लास में ओवरराइडिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके डिफरेंट क्लासेस चाहिए होता है, और इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग बुलाते हैं, जब हम एक नाम से दो फंक्शन सेम क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, बट द सिग्नेचर हैज टू बी डिफरेंट, मतलब सेम सिग्नेचर से आप नहीं बना सकते, ठीक है। वो भी मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये सब चीज को सिग्नेचर ट्राई अगर करके देखिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सिग्नेचर अगर डिफरेंट रहेगा तभी सर ऑब्जेक्ट सर वेरीफाई कर पाएंगे सर मुझे एग्जैक्टली किसके लिए जाना है। हाँ एग्जैक्टली, एकदम सही बात बोला आपने। क्योंकि देखिए सेम रहेगा तो वो तो कंफ्यूज जाएगा ना, किसको कॉल करूँ। थोड़ा तो डिफरेंट होना यस। चाहिए ना किसी न किसी टाइप से, ठीक है। देखिए और एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, पब्लिक टाइम। और इस बार मैंने ब्रैकेट में क्या किया, मैंने ब्रैकेट में टाइम का ही एक कोई भी ऑब्जेक्ट टी या एनीथिंग मैंने डाल दिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली, मेरे ख्याल से डायरेक्टली हम दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं, we'll have to write properly, hh is equal to t dot hh, या ट्राई करते डायरेक्टली, ट्राई करते एक बार, अगर ऐसा हो जाता है तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ट्राई करके देखते हैं इस तरह से, और अब इस तरह से लिख के देखते हैं। अब 50 का वैल्यू सर देना पड़ेगा? नहीं, अभी कोई वैल्यू देना नहीं पड़ेगा एक्चुअली में, रुकिए बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो लिखा कि कैनॉट असाइन टू दिस बिकॉज इट इज रीड ओनली। चलिए ठीक है, ये सभी लाइन कहीं पे मेंशन करके रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिला अभी कि जो हमारा दिस है इट इज रीड ओनली, है ना, खाली आप यूज कर तो सकते भाई हो। तब मतलब सर हाँ रीड दिस जो सर हम वैल्यू को जो कॉपी करके डाले थे हाँ, सर एडिशन मतलब जो टाइम जिसमें मॉडिफाई कर रहे हैं उसको बस वो उसका, रीड हाँ कर उसका रहे हैं। वैल्यू रीड कर सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन राइट टू इट, है ना, आप राइट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये शॉर्टकट मैंने जानबूझ के ट्राई किया था, बिकॉज ऐसा करते नहीं हम लोग, लेकिन मैंने एक बार कोशिश किया कि चलो करके देखते हैं कि लेता है कि नहीं लेता है, बिकॉज ये सी शार्प है ना। सी प्लस में तो बहुत ट्राई किया हमने ये सब चीजों को, बट सी शार्प में, एग्जैक्टली है ना। करना था क्या सर यहाँ पे दिस को यूज करके? नहीं, दिस का मतलब मैंने बोला ना, करंट ऑब्जेक्ट, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम होता है दिस असल में, है ना, ठीक है। तो दिस इज अ रीड ओनली पॉइंटर नॉर्मली, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए आप दिस को ऐसे करके यूज नहीं कर सकते, बट ऐसे करके हमेशा यूज कर सकते हैं। दिस डॉट एच अगर आप लिखते तो काम करेगा, देखिएगा, है ना, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मल एच से अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, टी डॉट एच एच। इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ ना अभी, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बुला रहा हूँ, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ पुराना ऑब्जेक्ट के वैल्यू से, ठीक है। सो वी कॉल दिस एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मतलब बेसिकली ये यूज सर किस मोटो के लिए किया जाएगा सर? नहीं, बहुत, जैसे मान लीजिए आपको सेम ऑब्जेक्ट का बहुत सारा कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है, होता है बहुत बार करना पड़ता है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करिएगा। ओके सर। जैसे अभी कहीं अभी मतलब अभी मुझे चाहिए, ठीक है, इस केस में मुझे चाहिए ये चीज, है ना, मैं दिखा रहा हूँ अभी क्यों चाहिए मुझे। देखिए ये हो गया अभी, ठीक है, उस समय में हमने किया था तो नहीं हुआ था। एक और चीज आप ट्रायल ले लीजिए, अगर आप जैसे दिस डॉट एच एस लिखते हैं यहाँ पे, है ना, देन ऑल्सो इट वर्क्स, है ना, बट डायरेक्टली आप दिस को क्या कर सकते हैं, असाइन नहीं कर सकते, उसका वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट असाइन एनीथिंग टू इट, है ना, रीड ओनली है। देखिए मुझे करना क्या है, देखिए मैं एक नया, अब इसको हटा देता हूँ मैं, नाउ आई एम रिमूविंग दिस। देखिए मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, ठीक है, आई वाज क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट है ना, टी। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू इसके अंदर चला जाए, ठीक है, इसके अंदर चला जाए, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं दिस से कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है ना। तो मैं दिस के द्वारा कर रहा हूँ इसको। तो आप चाहने से यहाँ पे एक बार t3 डॉट डिस्प्ले करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, t3 डॉट displa, एक बार कॉल करके देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सर वहाँ सर एक्स हो गया सर। और सॉरी, t3 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं, और एक काम करते हैं, सी आउट भी डाल देते हैं यहाँ पे, सर सी आउट नहीं सर कंसोल। सॉरी, हाँ, कंसोल डॉट writ राइट लाइन, और बस एक हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं कि displaying t3
फ्रॉम एट टाइम, ऐसे ही डाल देते हैं कि पता चल जाए कि मतलब T3 का वैल्यू क्या है, ठीक है, और कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए एक जगह है ना यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेइंग T3 फ्रॉम एट टाइम, और देखिए ये दोनों वैल्यू एकदम सेम है, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो T2 का वैल्यू था एकदम सेम है, देखिए दोनों है कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ T2 एंड द वैल्यू ऑफ T3 आर सेम एक्चुअली, है ना, ठीक है, दे आर वेरी मच सेम, देखिए। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने वही कॉपी करने के लिए काम किया हुआ है, ठीक है। तो आई वांटेड दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट इस यहाँ पास हो रहा है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, जिसने इसको कॉल किया है एट टाइम को कॉल किया, एट टाइम को किसने कॉल किया, देखिए नीचे जाके एट टाइम को कॉल किया T2 ने, ठीक है। तो T2 का एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है इसके अंदर, दिस के अंदर में, रिमेंबर हियर दिस इज, ठीक है, हियर दिस इज T2, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी T2 का जो वैल्यू है वो कॉपी कहाँ हो गया, T3 में आगे कॉपी हो गया, ठीक है। तो बस यही काम होता है इसका, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यही काम होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू यूज करके क्या कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मेनी टाइम्स विल बी रिक्वायरिंग दैट, ठीक है, बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगा इस तरह का चीज, है ना। जैसे अभी मुझे जरूरत पड़ा कि मुझे क्या करना था, मुझे एक कॉपी क्रिएट करना था, है ना, ठीक है। ये T3 के अंदर में फर्स्ट वैल्यू जो होना चाहिए वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी होकर आना चाहिए था, है ना, तो वो आ गया आराम से यहाँ पे। तो जब जैसे ही और भी प्रोग्राम बनाते जाएंगे आप देखिएगा बहुत जगह इस तरह सिचुएशन आएगा, ठीक है। सो द थर्ड कंस्ट्रक्टर दैट आई हैव क्रिएटेड, ये देखिए तीसरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया हुआ ये एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। हाँ, तो एक तरह से ये भी तो एक स्पेशल केस है ना पैरामीटराइज का, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी, ये भी तो पैरामीटर लेता ही है, ठीक है। बट इसका पैरामीटर में क्या होता है, इसका पैरामीटर में एक ही पैरामीटर आएगा जो कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा, या उसी क्लास का टाइप होगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए कौन सा क्लास का नाम टाइम है, तो यहाँ पर टाइप भी टाइम ही आ रहा है, बट इसमें देखिए इसमें टाइम थोड़ी ना, इसमें तो अलग अलग हमने यूज किया हुआ है ना, ठीक है। तो नॉर्मली जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा उसमें ये क्लास का ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल टाइप्स आता है, सिंपल टाइप्स आता है। बट इन केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एक्चुअली, ठीक है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। सर तो हम हाँ सर कॉपी कंस्ट्रक्टर में सर क्लास का नाम यूज किए हैं, टाइम टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम टी जो है यही क्लास का नाम है, ठीक है, यही क्लास है। तो क्योंकि देखिए इसका ब्रैकेट में इसी इसी क्लास का ही तो एक रेफरेंस को हम डाल रहे हैं ना, T2 क्या है, T2 तो टाइम क्लास का ही रेफरेंस है, तो क्योंकि ये ब्रैकेट इसी क्लास का रेफरेंस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कॉपी तो सर कंस्ट्रक्टर। डायरेक्ट हाँ सिर्फ मतलब सर तो फिर यहाँ पे जो भी सर कंस्ट्रक्टर बनाता है वो तो डाटा टाइप के साथ बनाते हैं पैरामीटर को सर कंस्ट्रक्टर के अंदर। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, सर हाँ। टाइम, तो तो यहाँ टाइम इज, पे हाँ, तो टाइम। टाइम इज आल्सो डेटा टाइप, टाइम इज आल्सो डेटा टाइप, इफ यू रिमेंबर, है ना, सी के टाइम से हम लोग पढ़े तीन टाइप का डेटा टाइप होता है हमारे पास में। एक को हम बुलाते हैं प्रिमिटिव या फंडामेंटल, यस सर। ठीक है, जो कि वो आईएनटी कैरेक्टर ये सब है। एक होता है हमारा डिराइव्ड, अगर आपको याद होगा तो, है ना, जिसमें एरे पॉइंटर फंक्शन ये आता है, तीन आता है नॉर्मली, है ना, डिराइव के अंदर में ARRAY, एरे पॉइंटर एंड फंक्शन, ये डिराइव में आता था। इसके अंदर जो बेसिक टाइप्स जो था वो INT CHAR, है ना, FLOAT फ्लोट, ये और सब आता था। एक था यूजर डिफाइंड, एक यूजर, यस यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइंड, तो इसमें आता था। सी की बात करें तो उसमें आता था स्ट्रक्ट, ठीक है, इनम, स्ट्रक्चर इनम। ओके। ठीक है, यूनियन, ये आता था, है ना। यस सर। C++ में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है, क्लास को ऐड कर दिया गया, C++ में, C# में, है ना, क्लास यूज होता है। तो ये जैसे जावा में तो इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया स्ट्रक्ट को, स्ट्रक्ट और यूनियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं जावा के अंदर में, ठीक है। बट यहाँ रखा गया, C# में रखा गया है, यू कैन स्टिल यूज स्ट्रक्चर इन C#, है ना, ठीक है, अभी भी यूज कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो लाइक दिस, तो सो ये भी, वी कैन यूज हाँ अ क्लास एज अ डाटा टाइप। एग्जैक्टली, और क्लास होता है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही हुआ असल में, है ना, ठीक है। ओके सर। तो यही तो समझना है ना असल में हम लोग को। जैसे मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाता हूँ कि देखिए ये सबसे छोटा टाइप का वेरिएबल, है ना, जब आप INT A डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, INT A, हाउ मेनी आइटम्स यू कैन स्टोर इनसाइड A, कितना आइटम आप A के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक का जहाँ तक रेंज है सर, जो कि A जो वेरिएबल है उसमें कितना हम नंबर स्टोर कर सकते हैं एक बार में, एक बार में कितना नंबर, मतलब उसके रेंज पे डिपेंड करता है यानी सर। एक बार में तो एक ही नंबर होगा ना, आप लंबा छोटा एक वो बार बात में अलग है, एक बार में तो एक ही थोड़ा नंबर सा, होगा, यस है ना। सर, एक बार में तो हाँ, तो वन क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी होगा, और टाइप कितना होगा, यस। टाइप भी तो एक ही होगा ना, वन टाइप। मतलब अगर यस सर। इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो इंटीजर के अलावा दूसरा कुछ जाएगा इसके अंदर में, नो सर।
नहीं जाएगा ना। बट अगर हमने ऐसे करके डिक्लेयर किया है INT A और उसके बाद में 10 सपोज इस तरह से ना एरे, तो इसमें कितना क्वांटिटी जा सकता है? 10 क्वांटिटी जा 10 सकता है, क्वांटिटी और जा भी सकता है ना, ठीक है। क्यू टाइप एक ही रहेगा। बट टाइप एक ही रहेगा, वेरी गुड है ना, टाइप विल बी 1। बट इफ आई क्रिएट अ स्ट्रक्ट और अ क्लास, है ना, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्लास बनाते हैं, मान लीजिए हमने अभी जैसे क्लास बनाया हमने ये डेट टाइम के नाम से, है ना, टाइम के नाम से, यस तो इसमें हमने कितना चीज ग्रुप किया? हमने 3 चीज ग्रुप किया है कि नहीं किया है? हमने इसके अंदर में 3 चीज ग्रुप किया हुआ है। हमने HH बनाया हुआ है, हमने MM बनाया हुआ है, SS बनाया हुआ है, ठीक है। तीनों का टाइप क्या है? तीनों का टाइप है INT अभी फिलहाल, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, जब आप क्लास बनाते हैं तो इसमें n क्वांटिटीज हो सकता है, ठीक है, n टाइप्स हो सकता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे जो हमारा कंपोनेंट्स है वो तो अलग टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई कैरेक्टर, कोई यस इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, ये असल में सबसे बड़ा डेटा टाइप है आपके पास में, ठीक है। तो जो इसका वेरिएबल बना, जैसे इसका जो भी ऑब्जेक्ट बना, जैसे हम लोग बना रहे हैं T1 T2 ऐसे करके बना रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये सबसे छोटा टाइप का वेरिएबल जिसमें एक ही क्वांटिटी जा सकता है, ये उससे बड़ा टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर में 10 क्वांटिटी जा सकता है। और इसमें भी देखिए, इसमें भी ठीक है, एक चीज आप चुन सकते हैं, क्या चुन सकते हैं आप, यहाँ पे कितना क्वांटिटी जाएगा वो आपके ऊपर होता है, आप चुन सकते हैं आराम से उसमें भी, है ना। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें n क्वांटिटीज एंड n टाइप्स आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली सब तो डेटा टाइप है ना यहाँ पे, ठीक है, सब डेटा टाइप से, यस ठीक है। तो क्लास इज एक्चुअली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना, वो भी डेटा टाइप ही है। तो जब इस तरह से आप समझेंगे इसको कि एक्चुअली जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कुछ नहीं, वो डेटा टाइप है असल में, या डेटा स्ट्रक्चर रादर, है ना, यू कैन से, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना होता है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम से, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को चुन चुन के प्रोग्राम्स में ढालना होता है, ठीक है। तो वो ऐसे करके ढलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जब आप अपना ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी जो एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं वहां पे, जैसे मान लीजिए एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम भी फिर से बन रहा है, तो वहां पे प्रेस्क्रिप्शन एक ऑब्जेक्ट होगा, यस ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सपोज इफ पेशेंट 1 वेंट, ठीक है, तो उसके लिए तो एक प्रिस्क्रिप्शन बनेगा ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेशेंट 2 के लिए प्रिस्क्रिप्शन बना, वो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन 3 बना, ऐसे करके, मतलब दिन भर में 10 पेशेंट आए तो 10 प्रिस्क्रिप्शन बन गया वहां पे, ठीक है। तो दीज आर ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ऑफ विच क्लास, ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्लास, ठीक है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ये सब? ये सब प्रिस्क्रिप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए हमने डॉक्टर क्लास बनाया, तो डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा? डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा सपोज D1 D2, ठीक है, दिस विल बी डॉक्टर डॉक्टर्स, है ना। सिमिलरली पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो क्लासेस है ये आपस में रिलेट होगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा, तो ये कैसे करके बनाएगा, ये हमको रिलेशन तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस यहाँ इज पे हाउ, इनहेरिटेंस हाँ, इनहेरिटेंस यूज मतलब करेंगे, ठीक वही है। डिफरेंस राइट। हाँ बिल्कुल, या तो इनहेरिटेंस या कंपोजिशन यूज कीजिए। कंपोजिशन का मतलब है जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में आप कॉल कीजिए ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि हम लोग ये टाइम मेन के अंदर हम टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस तरह से हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो वहां पे तो आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना वहाँ पे, कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन एक तरह से बड़ा सेटअप हो गया जिसके अंदर में डॉक्टर भी आ रहा है, पेशेंट भी आ रहा है, दवाई भी आ रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो एक क्लास बन गया डॉक्टर का, एक क्लास बन गया पेशेंट का, ठीक है। और फिर पेशेंट का ऑब्जेक्ट और डॉक्टर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट करेंगे इसके अंदर में, प्रिस्क्रिप्शन क्लास में, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब इसको समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि मतलब स्पेशली एनालिसिस में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है चीजें, ठीक है। तो चलिए अभी ज्यादा मैं प्रेशर नहीं डालता हूँ, पहले जैसे ये तो रफली मैंने बना दिया, ये वाला है ना, ठीक है। उसी तरह से और इसमें काम कर सकते हैं, और बाकी जो है उस पर काम कीजिए, ठीक है। बाकी और सिवियर है असल में, ठीक है। बाकी में आप देखिएगा और दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे उसमें डेट का भी होगा शायद, फिर उसके बाद में मैंने एक ये भी बनाया है, डिजिटल क्लॉक का भी बनाया हुआ है वहाँ पे। तो डिजिटल क्लॉक में क्या होगा कि इतना फंक्शन देने की जरूरत नहीं, वो टाइम ही आना चाहिए सिर्फ उसमें, है ना। तो जब भी हम मान लीजिए नीचे में क्या होगा, जब मेन होगा, मेन में हमको डिजिटल क्लॉक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, DIGITL, डिजिटल CLOC के क्लॉक, ठीक है, मान लीजिए ना। DC इज इक्वल टू न्यू डिजिटल क्लॉक, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिजिटल क्लॉक हमारे सामने में आके काम करना चालू कर देना चाहिए ना, इस तरह से। तो सर मतलब टाइम को सर मतलब हर एक सेकंड को
दिखाना। हाँ बिल्कुल, हर सेकंड में इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो सी शार्प में अगर ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से आराम से उस तरह का फंक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब बड़ा चीज नहीं सी शार्प के लिए। सी में थोड़ा सा मेहनत होता है सब निकालने में, लेकिन सी शार्प में सब रेडीमेड है सारा चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब प्रोग्राम को गूगल करेंगे तो आप देखिएगा कुछ मिलने वाला भी नहीं जल्दी से, है ना। आप ये डायरेक्टली प्रोग्राम का नाम लिख के अगर ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम भी रखा हुआ है, बहुत तगड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है मैंने, कि जैसे आपको SRS का भी एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ SRS। एक SRS के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। तो योर SRS एंड माई SRS कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज, है ना, कहाँ से हम सोर्सेज लाते हैं। बुक में आप देखिएगा तो बुक में नॉर्मली लिखा हुआ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसके अंदर में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और डिजाइन कांस्टेंट, ऐसे करके 4-5 चीजें दिया हुआ है, मिनिमम इतना होना चाहिए। बट हम लोग फॉलो करते हैं एक टेम्पलेट जो कि इसका है, IEEE का है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। तो उसमें ये लगभग मेरे ख्याल से नहीं भी होगा तो उसको आई थिंक 4 और 5 चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया हुआ है पूरा, है ना, ठीक है। तो लंबा चौड़ा फॉर्मेट है ये। तो हर किसी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब मैंने SRS का ये क्लास बना दिया, तो अगर किसी को SRS डेवलप करना है, ठीक है, किसी को एक SRS लिखना है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। तो उसके सामने बेसिकली पूरा, सर, हाँ एक हाँ हाँ मतलब बेसिकली एसआरएस क्लास में सर हम मुझे सर एक फॉर्मेट तैयार करना है जहाँ पे हाँ यूजर हाँ अपना एग्जैक्टली कैरेक्टर हाँ, दे वो डाल सकेगा कि मतलब जो टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, उसको पता चल जाएगा उसके अंदर में ना, कि ये टॉपिक उसको आंसर करना है वहाँ पे बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेम्पलेट ही होता है एक तरह से ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही हमको बना के देना होता है ना। तो उसी तरह से मैंने रियल लाइफ का बहुत सारा चीजें जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 2-3 टॉपिक तो हमारा खाली है, जैसे ये SRS, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा एक और मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे सिनॉप्सिस का भी, यस सर, सिनॉप्सिस का। सिनॉप्सिस का भी है। तो सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस असल में एक प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है जो आजकल नहीं मांग रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, है ना। हमारे समय में तो मांगा जाता था, ठीक है। आजकल बोल रहा है कि थोड़ा सा डिजाइन डिस्कस कर दो, ये कर दो, बट प्रॉपर्ली सिनॉप्सिस मेरा भी मांगना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट से, है ना। मेरा भी सर एब्स्ट्रैक्ट के बाद सिनॉप्सिस का डिमांड। हाँ, तो एक सिनॉप्सिस एकदम प्रॉपर्ली मांगना चाहिए स्टूडेंट से, जो कि प्रपोजल होता है, जिसके बाद में मतलब जिसको देखने के और इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए एक्चुअली में सिनॉप्सिस का, है ना। तो इसको देखने के बाद में ही जो प्रोजेक्ट का कमेटी होता है, जो प्रोजेक्ट का जो स्टीयरिंग कमेटी है, उसको डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इस बच्चा को इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट में मतलब जो डिमांड आपने किया है वो इंस्टीट्यूट से कुछ ज्यादा डिमांड कर दिया है, ठीक है। हालांकि आजकल तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारा सामान आपका अपना होता जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग, ये सब फॉर्मेलिटी बन के रहेगी आजकल सिर्फ। बट एक जमाना में क्या होता था, या अभी भी बड़ा बड़ा लेवल में क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोजेक्ट का प्रपोजल डालना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर कौन होगा, आपका इंस्टीट्यूट होगा, है ना। इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर करना है, क्योंकि देयर बी मेनी काइंड ऑफ हार्डवेयर, देयर बी मेनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक थोड़ा सा भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ पे ओरेकल का जो प्रॉपर डेटाबेस है उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। एंटरप्राइज एडिशन के साथ मान लीजिए आपको कम्युनिकेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइज एडिशन इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए उसका दाम है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स को वो फ्री में भी मिल जाता है या सस्ता में मिलता है वो सब चीजें, ठीक है। बहुत सारा बड़ा कंपनी का पॉलिसीज है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, सरकारी है, जो भी है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो उसको फ्री में ही मिल जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत सारा ये पॉलिसीज है, जिसमें स्कूल है, अगर 10+2 स्कूल कोई चलाता है, या कोई कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, अच्छा, तो वो लोग को बहुत सारा सॉफ्टवेयर फ्री में दे देता है माइक्रोसॉफ्ट भी, है ना, ठीक है। तो इस तरह का ये लोग का पॉलिसी होता है। तो अब मान लीजिए कॉलेज के पास इस तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप तो कहाँ 10 लाख रुपए लगा खरीदने जाइएगा इसको, है ना। या बहुत सारा ऐसा चीजें होगा जो आपको चाहिए होगा, बट उसके लिए आपको कॉस्ट बेयर करना है, या इंडिविजुअल्स को मिलेगा भी नहीं वो सब चीजें, तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज के लिए क्या चाहिए होगा, वो सब चीज के लिए तो आपको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा ना, तो वो स्पॉन्सरशिप अरेंज कराने का काम इंस्टीट्यूट का होता है। दैट इज वाई दे टेक अ प्रपोजल फ्रॉम यू, है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वो लोग कि आपने जो रिसर्च किया हुआ है वो मतलब अच्छा है या नहीं है, मतलब वो उस प्रोजेक्ट के लायक है कि नहीं, कि BCA या MCA के लेवल का प्रोजेक्ट के लिए आपका रिसर्च है कि नहीं, है ना। एंड उसके बाद जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, वो फिजिबल है कि नहीं, वो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर दैट दिस इज आस्क्ड, ठीक है। तो वैसे करके एक मैंने दे दिया है कि आप एक सिनॉप्सिस का पैटर्न बनाइए वहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये बन गया तो किसी को सिनॉप्सिस बनाना होगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट वो लोग बना देगा, तो आराम से वो लोग सिनॉप्सिस बना पाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सर हम लोग जो यहाँ पे
प्रोग्राम किए हैं टाइम का, तो सर ये तो सर जो सर मतलब यूजर तो सर ऑब्जेक्ट मतलब बना नहीं सकते, वो तो सर मुझे बार बार सर नया मतलब इनपुट डालना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। यूजर तो यूजर को इनपुट डालना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, फिर उसके लिए तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे कोड लिखिए, अलग से फंक्शन बनाइए, सब टू यू है ना, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर जैसे हमको, तो वहाँ पे फिर से वो आप चाहें से मेन्यू बेस बना सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज टाइम 1 का मुझे वैल्यू लेना है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो सब लिख सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, सॉरी नॉट सिस्टम डॉट आउट, कंसोल, राइट यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वही एंटर आवर, और आपको एक वेरिएबल भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। सपोज int h इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे सर जो हम एच और एम डायनामिकली सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, डायनेमिकली नहीं है। आप चाहने से मतलब जब आप डिक्लेयर करते हैं उसी समय में आप, या जब आप यूज करें उस समय में यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। सिर्फ सी Yes, में था ना कि ऊपर में हमको कर देना पड़ता है डिक्लेयर, ठीक है, हाँ बट सी प्लस के बाद हाँ, में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नहीं, जहाँ यूज चाहिए वहाँ पे यूज हाँ, कर वहीं लो। पे डिक्लेयर कर लीजिए आप। और सर यहाँ से सर जो हम एच एम और एस नया सर मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आवर बिना सेकंड लेने को, हाँ हाँ तो सर फिर इस तीनों को सर हम सर उसको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एच एस एम एम और एस एस? हाँ, डाल रहे हैं ना, डाल रहे हैं, उसको रुक के डाल दे रहे हैं अभी। तो उसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लाके जो आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ना, बस वहाँ पे आप लाइए एच, ठीक है, एम ओके। और एस यहाँ पे डाल दीजिए, बस यहाँ से चला गया उसका वैल्यू। तो सर मेनू बेस भी कर सकते हैं। हाँ, मेनू बेस भी कर सकते हैं। तो वही मैंने बोला, जितना देखिए बड़ा प्रोग्राम होता है फिर उसमें टाइम भी लगना चालू हो जाता है ना, ठीक है, समय भी लगना चालू हो जाएगा। तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू आईएनटी, वही वाला प्रॉब्लम आया, ठीक है, कि यहाँ से तो हमको स्ट्रिंग आ रहा है, तो वही आप लगा लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट और 2 था ना, 2 आई इंटू 32। चेंज 2 कन्वर्ट। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके एंटर आवर सपोज 12, ठीक है, एंटर मिनट सपोज 26, एंटर सेकेंड सपोज 30। तो देखिए आ गया 12, 26, 30 ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द वे, इस तरह से करना होगा। बाकी फिर कोई मेनू बेस बना लेंगे तो हो जाएगा। मेनू बेस में सर क्या डालेंगे? क्या चीज, क्या चीज? मतलब सर हमें तो 2 टाइम चाहिए, तो सर उसको तो बारी बारी से ना सर मतलब प्रिंट करेंगे, न्यू टाइम चाहिए मुझे हाँ, दोनों। जैसे नहीं तो जैसे यहाँ पे ऑपरेशन जो है देखिए ना, जैसे कभी हमको ये यहाँ पे टाइम के साथ आवर और मिनट को ऐड करना है, यहाँ पे हमको 2 टाइम को ऐड करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेनू बेस्ड वो और बना सकते हैं। हाँ, यूजर कि पे मतलब डिपेंड करता हाँ, है यूजर कि पे मुझे डिपेंड करता है क्या अभी करना क्या चाहते हैं बोल के, ठीक है, करना क्या चाहते हैं बोल के, है ना, ठीक है, इस तरह से। एंड अगेन वन मोर थिंग, जैसे ये सब जो हम बना रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्टली कोई इसका रिलेवेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोग्राम बना के मान लीजिए डायरेक्टली कोई रिलेवेंस नहीं होगा, बट इसको कॉल तो किया जा सकता है ना दूसरा जगह, ठीक है, ये सबको कॉल किया जा सकता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे भी हमको मिल जाता है बहुत सारा फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल, आई रिमेम्बर एक कांस्टेंट यहाँ पे भी मिलेगा आपको, CNSOL console.wrat, राइट,
लाइन, ठीक है। तो CURRENT करंट, डेट इज, करंट डेट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टुडे डॉट डेट, ऐसे करके मैं लिख के ट्राई करता हूँ। VB में एक काम करता था, C# में करता है कि नहीं करता देख लेते हैं। ये टुडे डॉट डेट सर फंक्शन। हाँ, एक फंक्शन है टुडे क्लास हो गया। देखिए जैसे बोला था नेम टुडे डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है असल में, है ना, ठीक है। मतलब किस नेम स्पेस से आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा हम लोग के टुडे वाला। हालांकि वहाँ तो नेम स्पेस का यही, VB में सबसे खराब बात ये होता है कि नेम स्पेस का जरूरत ही नहीं पड़ता था। फिर से देखिए बोला है डेट डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट, तो ये काम कर जाता था वहाँ पे। तो जैसे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा है बेसिकली, इसको भी देख लेंगे हम लोग कहाँ से किस नेम स्पेस से आ रहा है ये। तो जैसे इस तरह का फंक्शंस बना बना के ऑलरेडी रखा गया है, ठीक है। VB के अंदर में, C# के अंदर में ऑलरेडी इस तरह का फंक्शन है जिससे आप डेट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डेट से माइनस कर सकते हैं। ये सब ऑलरेडी बना के रखा गया है, सब जितना हमने ट्राई किया हुआ एक्चुअली में ये सब फंक्शंस को, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग कि फंक्शन को क्या करेंगे, ऐसा बना के हमको प्रोग्राम ही लिखना है या किसी जगह में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप इसको एक जगह बना कर रख सकते हैं, लेटर ऑन इन सम अदर प्रोग्राम, ठीक है। जहां जरूरत पड़े आप इनको कॉल कर सकते हैं, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा, ऐसा यूज आएगा तो, है ना। जहाँ पे हमको 2 टाइम को ऐड करना है तो ऐसा आ सकता है, प्रॉब्लम बहुत सारा है ना, ठीक है। ये तो वहाँ पे मेरे आप, मेरे अपनी लाइब्रेरी के लिए। हाँ, अपना लाइब्रेरी के लिए आप बना के रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कि देखिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरी हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्ट की तरह कहीं पे भी इसको कॉल कर सकिएगा, आराम से वहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा ये। तो चलिए कोशिश कीजिए, बाकी जितना होता है उतना, ठीक है। सो टुमारो इज फ्राइडे, कल, आज भी तो हम लोग को शायद कल DBMS से देखना था ना। तो बट कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं उसको DBMS को, ठीक है। चलिए तो यहीं तक मैं रहने देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट।